होम्योपैथी, जय हनीमैन। एम आई ऑडिबल? ओके, तो आज हम रिंगवर्म का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। रिंगवर्म एंड इट्स होम्योपैथिक मैनेजमेंट, कि रिंगवर्म को होम्योपैथी के साथ कैसे मैनेज किया जाता है, और बॉनी कुशन साहब का दृष्टिकोण। हमारा पूरा प्रैक्टिस जो भी है वो हमारे गुरुजन श्री महात्मा हनीमैन साहब और बॉनी हुसैन साहब के सिद्धांतों पे ही आधारित है। सो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने होम्योपैथी को इतना सरल करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है, ताकि हमारे जैसा एवरेज स्टूडेंट, जिसको बहुत कुछ नहीं मालूम है, जो बहुत कुछ नहीं जानता है, और गांव में भी होम्योपैथी कर पाते हैं विथ गुड रिजल्ट्स। हमने आगे भी बॉनी कुशन साहब का दृष्टिकोण के ऊपर एक व्याख्यान किया था। उसके 2 भाग हैं, तो आप सबसे विनती है कि वो भी देखिए, यूट्यूब पे उपलब्ध है। और आज हम बॉनी कुशन साहब के उसी मेथड के आगे बढ़ते हुए, उसी दृष्टिकोण को आगे ले जाते हुए हम देखेंगे कि सरल होम्योपैथी से रिंगवर्म का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। रिंगवर्म यानी कि दादर, ये सब ऐसा है रिंगवर्म जो आजकल प्रैक्टिशनर को बहुत परेशान करके रखता है, जिससे पेशेंट खुद भी परेशान हो जाता है और प्रैक्टिशनर भी परेशान हो जाता है। तो अच्छे से सरल तरीके से हम रिंगवर्म को कैसे मैनेज कर पाते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास या होम्योपैथिक फिजिशियन के पास, या तो उस व्यक्ति के पास जो होम्योपैथी से प्रैक्टिस करता है, उसके पास जब कोई व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि मुझे रिंगवर्म है, तो हमें कैसे अप्रोच लेना है, क्या करना है, किस किस तरीके से करना है, वो सब चीजें हम 5 दिनों में, आने वाले 5 दिनों के अंदर देखेंगे और सीखेंगे। उससे पहले एक महात्मा गांधी का बहुत अच्छा वाक्य है, सादगी ही सार्वभौमिकता का सार है। हमारा पूरा फोकस उसी चीज के ऊपर है कि होम्योपैथी को किस तरीके से सरल किया जा सके, कैसे हमारे भाई बंधु सब होम्योपैथी कर पाए और होम्योपैथी घर घर तक, हर घर तक पहुंचे। सो घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी के लिए हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट, हर बार हम व्याख्यान एक अच्छे से सुविचार, सूत्र या श्लोक के साथ शुरू करते हैं, लेकिन आज आपके सामने एक स्लाइड है, और उस स्लाइड के अंदर क्या दिख रहा है? एनीवन? वेरी गुड सर, वेरी गुड। उसी चीज के ऊपर हम आ रहे हैं। आपको दिख रहा है कि फर्स्ट इट्स एन इंटेंशन। पहले हमें इंटेंशन होता है, कि हमें विचार आता है, हमें इच्छा होती है कि मैं भी होम्योपैथी प्रैक्टिस करूं या मैं भी होम्योपैथी सीखूं। तो जितने लोगों को इच्छा होगी उनमें से ही आगे लोग होम्योपैथी कर पाएंगे। अगर इच्छा ही नहीं होती है तो होम्योपैथी नहीं होगा। सेकंड स्टेप है ध्यान एंड एक्शन। इच्छा तो बहुत लोगों की होती है, लेकिन कर्म सब लोग नहीं करते हैं। बहुत कम लोग उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। लेकिन गुरुकुल के अंदर आपको सिखाया जाता है कि सुने और उसके बाद क्या करें, चिंतन करें, मनन करें, और आपको जो सत्य मिले उस सत्य को प्रायोगिक अप्लाई करें, प्रायोगिक अनुसंधान करें, मतलब कि एक्शन में लाएं। बात समझ में आ रही है? तो पहली तो इच्छा होनी चाहिए कि हमें प्रैक्टिस करना है। इच्छा होने के बाद वो एक्शन में आनी चाहिए। हमें शुरू करना चाहिए सीखने का। हमें सीखना है तो सीखने के लिए हमें शुरू करना चाहिए, हमें व्याख्यान देखने चाहिए, किसी अच्छे होम्योपैथ साहब के पास बैठना चाहिए। उसके बाद आता है ध्यान प्रैक्टिस। व्हाट यू मीन बाय प्रैक्टिस? प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस का मतलब होता है रियाज। प्रैक्टिस का मतलब होता है एक ही चीज है, उसको बार 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 करना। बात समझ में आ रही है?
रियाज क्या होता है, सारे ग म पध निसा सारे ग म पध निसा सारे ग म पध निसा, तो उसको रियाज बोलते हैं। तो उसी तरीके के प्रैक्टिस का मतलब होता है कि बार बार वही चीज को दोहराना। तो अगर वही चीज बार बार दोहराई जाएगी तो ही उसे प्रैक्टिस की कहा जाएगा। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो उस चीज के ऊपर टिके रहते हैं? बहुत कम। बहुत कम लोग हैं जो टिके रहते हैं। तो हमें उसके ऊपर, सिद्धांतों के ऊपर टिके रहना है। हनीमैन साहब ने ऑर्गेनन लिखने से पहले ही एक शब्द लिख दिया। क्या लिखा? ओडे सपेरे। ओडे सपेरे का मतलब क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए अपने सिद्धांत नहीं छोड़ना है, अपने सिद्धांतों की प्रैक्टिस करनी है। हमें हर रोज अपने केस के अंदर लॉ ऑफ सिमिलिया अप्लाई करना है, हर रोज मटीरिया मेडिका अप्लाई करना है, हर रोज अप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है? अगर हर रोज अप्लाई करेंगे तो ही उसको प्रैक्टिस कहा जाता है, और वो प्रैक्टिस है। अगर उसको प्रैक्टिस करते गए और उसके अंदर हमें क्या रखना है? हमें रखनी है कंसिस्टेंसी, मतलब कि छोड़ना नहीं है। कई दफा ऐसा होगा कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, हमारे पास मरीज कम आ रहे हैं, हमें निष्फलताएं भी मिल रही हैं और बहुत कुछ, लेकिन हमें कंसिस्टेंस ही उसके ऊपर टिके रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। बात क्लियर हो रहा है? और अगर आप हर रोज वही चीज करते जाएंगे देन इट बिकम अ हैबिट। तब जाके वो आदत बन जाएगी, और वो आदत बन गई देन इट्स सिंपली वो यू आर। वो हम सिंपली बन जाते हैं, वो फिर हमारे लिए दाएं हाथ का खेल बन जाता है। हम सोचते हैं ना कि किस तरीके से मास्टर्स इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर जाते हैं, किस तरीके से उनको PQRS या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इतने अच्छे से मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 24 आवर होम्योपैथी है। वो उस चीज को बार बार इतनी बार करते हैं कि वो उनकी आदत बन जाती है, और आदत बनने के बाद उनको कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो उस चीज को हर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें भी अगर होम्योपैथी प्रैक्टिस करनी है, हमें भी अगर होम्योपैथी सीखनी है, तो हमें इसको अपने जीवन की आदत बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हमने एक व्याख्यान अटेंड कर लिया या 2 दिन कर लिया या 4 केस सॉल्व कर लिए, उससे कतई ही नहीं होगा। लर्निंग इज अ प्रोसेस, और जब इसके ऊपर टिके रहेंगे तब जाके बार बार करेंगे, और 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल लगेगा, लेकिन हर बार हम देखेंगे तो हर बार हम एक अलग लेवल के ऊपर चले जाएंगे, और तब जाके हनीमैन बने हैं। हनीमैन जो ट्रांसलेट कर रहे थे कुलन्स मटीरिया मेडिका, और वो हनीमैन जिन्होंने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का पब्लिकेशन किया। तो ये सब क्या चीजें हैं? ये दोनों हनीमैन की पूरी जर्नी है। हनीमैन वही इंसान थे, लेकिन उन्होंने पहले, उनको जिज्ञासा हुई कि ये सिंकोना बार्क है, ये सिंकोना बार्क खिलाने से अगर मलेरिया क्योर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। फिर उन्होंने उसका प्रूविंग चालू किया, फिर उन्होंने रीप्रूव दूसरे सब्सटेंसों का प्रूविंग चालू किया, और उसके बाद जब जाके वो कंसिस्टेंट रहने लगे, उसके बाद वो उनकी हैबिट बन गई, और हैबिट बनने के बाद वो हनीमैन बन के उभरे। तो उसी तरीके से अगर हमें होम्योपैथ बनना है तो हमें अपनी इस चीज को हैबिट बनाना पड़ेगा, अपने लर्निंग के प्रोसेस को हैबिट बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम ऐसा करेंगे तब जाके हम अच्छे होम्योपैथ बनेंगे। काफी सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग हैं जो एक्शन लाते हैं। बाकी ये तो मैं जानता हूं, ये तो मुझे मालूम है, इतना करके चले जाएंगे तो एक्शन में नहीं आएगा। एक्शन में आने के बाद भी काफी कम लोग उसमें से प्रैक्टिस करते हैं, और उसमें से भी बहुत कम लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, तब जाके वो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर पाते हैं। होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब हम देखेंगे रिंगवॉर्म। नेक्स्ट, हाँ बस बराबर।
व्हाट इज अ रिंगवर्म? दाद क्या है? रिंगवर्म क्या है? थोड़ा इंफॉर्मेशन देख रहे हैं हम कि रिंगवर्म क्या है। अ हाईली कॉन्टेजियस फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन और स्काल्प। रिंगवर्म इज spread by skin to skin contact or by touching an infected animal or object. Ringworm is typically scaly and may be red and itchy. Ringworm of the scalp is common in children where it may cause bald patches. Ringworm का मतलब क्या है? रिंगवर्म का मतलब क्या है कि स्किन के ऊपर एक ऐसा राउंड शेप का इंफेक्शन मिलता है जिसके अंदर खुजली होती है और उसके ऊपर से सफेद सफेद पोपड़ियां गिरने लगती हैं, तो हम उसको रिंगवर्म कह सकते हैं। टिपिकली प्राइमरीली जब अगर वो सप्रेस किया हुआ नहीं है तो वो हमें प्रॉपर आपको जैसे स्लाइड में दिखाया गया है वैसे रिंग शेप में दिखेगा, लेकिन बहुत बार अगर सप्रेस किया गया है तो वो फिर इस तरीके से राउंड शेप में नहीं दिखता है। क्लियर हो रहा है? एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है इसको। ये रिंगवर्म का माहिती है, इंफॉर्मेशन है कि ये कंटेजियस डिसीज है, एक से दूसरे को फैलता है और रिंग के शेप में होता है, इसीलिए इसको रिंगवर्म कहा जाता है। नेक्स्ट, अलग अलग प्रकार के रिंगवर्म हैं, मतलब कि जिस अलग अलग जगह पे वो होता है, अलग अलग जगह पे जहां जहां उसका इन्फेक्शन होगा उसके मुताबिक उसको अलग अलग नाम दिया गया है। इसको टीनिया इन्फेक्शन भी बोलते हैं। सो उसका पहला है टीनिया पेडिस। पेडिस मतलब जो फुट में होता है उसको टीनिया पेडिस बोलते हैं। फिर टीनिया क्रूरिस बोलते हैं जो जेनाइटल्स में होता है। उसी तरीके से अगर स्काल्प के ऊपर होता है तो टीनिया कपाइटिस बोला जाता है। उसी तरीके के नाइल इन्फेक्शन होता है और पूरे बॉडी के ऊपर है तो टीनिया कॉर्पोरिस बोला जाता है। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? इतना हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं तो वो लोग प्री डायग्नोसिस होके ही कई बार आते हैं, कई बार पेशेंट भी हमसे ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, तो हमें ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। इसलिए है होम्योपैथिक दवाई के सिलेक्शन में इनका बहुत रोल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, तो अब रिंगवर्म हुआ है तो क्या करना चाहिए? रिंगवर्म के कॉमन सिम्टम्स हैं रिंगवर्म के कॉमन सिम्टम्स है खुजली आना, वो भाग थोड़ा वेट रहना, जलन होना, रिंग शेप में इरप्शन हो जाना, ये सब कॉमन सिम्टम हैं। ये तो होंगे ही। तो क्या करना चाहिए? कोई लोशन का या ऑइंटमेंट का एप्लीकेशन करना चाहिए। जयदीप पांचाड़ा के ऊपर पिन कीजिए, आपको स्लाइड दिखेंगी, स्लाइड्स आर विजिबल। ओके, तो क्या करना चाहिए? लोशन और ऑइंटमेंट अप्लाई करना चाहिए या एंटी फंगल लेनी चाहिए या स्टीरॉइड्स लेनी चाहिए? तो ये इन सब से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या रिकरेंस नहीं होगा? आपने कितने पेशेंट्स देखे हैं जो ऐसा सब कुछ लेने के बाद आते हैं? या कोई भी होम्योपैथिक दवाइयां बेसिलिनम, सेपिया, टेलुरियम, सल्फर, ये सब दे देनी चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करेंगे? एनीवन? आपके पास अगर रिंगवर्म का पेशेंट आया है तो क्या करेंगे? कौन सी दवाई देंगे? सेपिया, सल्फर, टेलुरियम या बेसिलिनम?
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हमें पहले केस रिसीविंग करना है, केस लेना है, तो केस में हम क्या लेंगे? नेक्स्ट हमें करना है इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब कैसे क्या होता है कि इस पेशेंट को रिंगवर्म है या दाद है, ये पेशेंट पूरी दुनिया से कैसे अलग है, दुनिया के दूसरे रिंगवर्म वाले पेशेंटों से ये कैसे अलग है। तो पहले हमें यही देखना है कि रिंगवर्म कहां है। किसी लोकेशन पे है, वो राइट से शुरू होकर लेफ्ट की तरफ गया है या लेफ्ट से शुरू होकर राइट की तरफ गया है, ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ गया है या नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ गया है। बात समझ में आ रही है? मतलब हम पूछेंगे कहां रिंगवर्म है, तो हमें पहला सिम्टम मिल जाएगा लोकेशन। फिर हम पूछेंगे रिंगवर्म में क्या होता है। कोई बोलेगा खुजान आती है, ज्यादातर लोगों को खुजान आएगी क्योंकि रिंगवर्म के अंदर खुजान आना कॉमन है। किसी को ब्लीडिंग होगा, किसी को बर्निंग होगा, किसी को पस्ट्यूल्स होंगे, सबको अलग 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 होगा। तो व्हाट मतलब क्या हो रहा है, वो पूछने से हमें सेंसेशन मिलेगा। फिर हम पूछेंगे कब हो रहा है। कोई बोलेगा सुबह, कोई बोलेगा दोपहर, कोई बोलेगा शाम, कोई बोलेगा रात, कोई बोलेगा सोने से पहले, कोई बोलेगा सोने के बाद, कोई बोलेगा नहाने के बाद, कोई बोलेगा नहाने से पहले। मतलब कब पूछने से हमें मोडालिटी मिलती है। अगर और देखें तो कब कब पूछने से हमें क्या मिलेगा? कब पूछने से हमें मिलता है मोडालिटी। कोई बोलेगा समर में बढ़ जाता है, कोई बोलेगा विंटर में बढ़ जाता है, कोई बोलेगा भीगा हूं तो बढ़ जाता है, कोई बोलेगा मौसम सूखा रहता है तो बढ़ जाता है। तो उससे हमें मिलेगी मोडालिटी। इसके अलावा उसको और क्या कंप्लेन है, उसको क्या डिजायर है, क्या एवर्जन है, इससे हमें मिलेगा कॉन्कोमिटेंट। मतलब रिंगवर्म के अंदर आप हम देखें अगर, तो रिंगवर्म के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, लेकिन उन पेशेंटों में कितने ऐसे पेशेंट हैं जिनको रिंगवर्म राइट से लेके लेफ्ट की तरफ जाता है। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100 पेशेंट हम देखते हैं, 100 लोगों को अगर रिंगवर्म है तो उनमें से 50 को राइट से लेके लेफ्ट तक जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे उन 50 में से 15 लोगों को ही बर्निंग मिलेगा, उन 15 में से ही 5 लोगों को इवनिंग एग्रावेशन देखने को मिलेगा, और उन 5 में से 2 या 3 लोग ही ऐसे होंगे जिनको स्वीट डिजायर मिलेगा या स्पाइसी एवर्जन मिलेगा। मतलब पूरा एलएसएमसी करेंगे तो हम 1 या 2 मेडिसिन के ऊपर आके रह जाएंगे और सीधा प्रिस्क्रिप्शन कर पाएंगे। कहीं इतना हम पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं? वो पेशेंट दवाई ही दाद की लेने आया है तो वो अपने दाद के बारे में बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा ना। हमको पूछना है दाद कहां पे हुआ है, कितने टाइम से हुआ, कैसे हुआ, कहां से शुरू होके कहां के तरफ गया, क्या हो रहा है, कब बढ़ जाता है, कब घट जाता है, क्या करते हो तो अच्छा लगता है, क्या करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसके अलावा खाने पीने में क्या पसंद है, खाने पीने में क्या ना पसंद है, नींद कैसी आती है, किस बाजू नींद आती है, कुछ सपने आते हैं कि नहीं आते हैं। और खास एक प्रश्न था कि थर्मल कैसे डिसाइड किया जाए। तो हमें पूछना है आपको क्या ज्यादा पसंद है, ठंड ज्यादा पसंद है कि गर्मी ज्यादा पसंद है। तो बोलेगा कि नहीं मेरे को ठंड पसंद है, ठंड पसंद है मतलब हॉट, गर्मी पसंद है मतलब चिली। वो बोलेगा मेरे को ठंड बहुत पसंद है। तो हमें पूछना है कि क्यों ठंड पसंद है। काफी बार ऐसा देखने को मिलता है कि मुझे ठंड बहुत पसंद है क्योंकि 4-5 रजाई ओढ़ के वो सोने में बहुत मजा आता है। तो तब हमें थोड़ा डिटेल में जाके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर इन दोनों से क्लियर नहीं होता है तो आप ज्यादा क्या सहन कर पाते हैं। अगर ज्यादा गर्मी सहन हो जाती है लेकिन ठंडी सहन नहीं होती है तो चिली। अगर ज्यादा ठंडी सहन हो जाती है लेकिन गर्मी सहन नहीं होती तो हॉट। बात समझ में आ रही है? उसके अलावा और भी क्वेश्चन है कि पानी कैसा लेते हैं, नहाने में कैसा पानी लेते हैं, पंखा कितने पे चलाते हैं, एसी कितने पे चलाते हैं, आप अगर विंटर है तो सबसे पहले स्वेटर आप पहनते हैं या सबसे बाद में आप निकालते हैं,
समर है तो कैसा लगता है, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन इतना करने पे हम आसानी से थर्मल डिसाइड कर पाते हैं। क्लियर, समझ आ गया? थर्मल डिसाइड कर पाएंगे सब, या कुछ प्रश्न है? क्या पूछना है वो तो मालूम चल गया ना? ठीक है, नेक्स्ट। अगर हम एलएसएमसी करते हैं तो उसके बाद हमें मटेरिया मेडी का चाहिए होगा कि हम कौन सी मेडिसिन सिलेक्ट करें। तो मटेरिया मेडिका में आपके सामने कुछ इंडिकेशंस रखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर रिंगवर्म है, लेफ्ट साइड से शुरू होकर राइट साइड की तरफ जाता है, इचिंग, बर्निंग, ब्लीडिंग है, रेडनेस है, मॉर्निंग एग्रावेशन है और अनकवरिंग करने से अमिलोरेशन मिलता है। मतलब पेशेंट हमें बोलेगा कि सर अगर मैं इसको ढक के रखूं ना तो खुजान या जलन बहुत बढ़ जाती है, लेकिन खोल दूं तो अच्छा लगता है। खास करके अगर टीनिया क्रूरिस के पेशेंट्स हैं तो वहां पे भी हमें ये सिम्टम बहुत देखने को मिल सकता है। हॉट है, थर्स्टी है, लेफ्ट साइडेड और बैक ऑन स्लीप देखने को मिलता है, स्वीट एंड स्पाइसी डिजायर मिलता है और स्किन डिसीज की सप्रेस होने की हिस्ट्री देखने को मिले तो वहां पे हम रिंगवर्म के केस के अंदर सल्फर सोच सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सल्फर लेफ्ट साइड से शुरू होकर राइट साइड की तरफ गया, ब्लीडिंग, बर्निंग, इचिंग, रेडनेस है, मॉर्निंग एग्रावेशन है, हॉट, थर्स्टी, लेफ्ट साइडेड स्लीप, स्वीट, स्पाइसी डिजायर। स्वीट स्पाइसी डिजायर है और स्किन सप्रेस, स्किन डिसीज का हिस्ट्री देखने को मिलता है तो वहां पे सल्फर सोचना है। लेकिन हाँ, हर बार अगर सप्रेस स्किन डिसीज का हिस्ट्री मिले तो हर बार उसको सल्फर देना नहीं है। हमें प्रिस्क्रिप्शन हमेशा टोटालिटी के बेस के ऊपर करना है। अगर टोटालिटी में सल्फर मिल रहा है तो ही सल्फर प्रिस्क्राइब करना है। ऐसा नहीं है कि आगे एक दो बार स्किन डिसीज का हिस्ट्री है तो पहले इसको सल्फर दे दे बाद में सोचेंगे, ऐसा नहीं करना है। केस रिसीविंग पूरा करना है और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन करना है। एग्जांपल के तौर पे अगर हमें लेफ्ट साइडेड क्लियर नहीं मिल रहा है, वो बोल रहा है कि पूरा टीनिया कॉर्पोरिस है, मुझे मालूम नहीं है कहां से शुरू हुआ, लेकिन देखने में एकदम लाल कलर दिख रहा है, रेडनेस है, बर्निंग मिल रही है, मॉर्निंग एग्रावेशन है, हॉट है, स्वीट डिजायर है और लेफ्ट साइडेड स्लीप देखने को मिलता है तो हम वहां पे भी सल्फर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर स्लीप भी नहीं मिलता है, स्वीट डिजायर मिल रहा है, अनकवरिंग एमिलोरेशन मिल रहा है, बर्निंग, इचिंग, रेडनेस एंड स्पेशली नाइट एग्रावेशन या तो वार्मथ ऑफ द बेड एग्रावेशन देखने को मिल रहा है, तब भी हम सल्फर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें लिखे हैं वो सारे के सारे सिम्टम हमें देखने को मिले, लेकिन कोई भी 2, 3, 4, 5 कम से कम 3 सिम्टम तो होने ही चाहिए प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए, लेकिन ज्यादातर स्पॉन्टेनियस सिम्टम होने चाहिए। अभी हमारे पास जितने भी पेशेंट आएंगे तो स्किन डिसीज सप्रेशन का हिस्ट्री मिलेगा, तो हर बार इस इंडिकेशन को तवज्जो नहीं देनी है। हमें वही सीखना है कि कब कौन सा इंडिकेशन लेना है, कब कौन सा इंडिकेशन छोड़ना है, लेकिन ये कंसिस्टेंसी से मिलेगा, ये कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से हम सीख पाएंगे। सल्फर क्लियर हुआ? लेफ्ट से राइट शुरू जा रहा था रिंगवर्म, उसके बदले अब राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ड्राइनेस ज्यादा देखने को मिल रही है, मॉर्निंग की जगह इवनिंग एग्रावेशन है, हॉट है, थर्स्टलेस है, लेफ्ट की जगह राइट साइडेड स्लीप है, स्वीट डिजायर, वार्म फूड डिजायर है और गैस्ट्रिक कंप्लेंट देखने को मिल रही है, तो वहां पे हम लाइकोपोडियम सोच सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर ग्रेइंग ऑफ हेयर देखने को मिल रहा है, प्रीमेच्योर ओल्ड देखने को मिल रहा है, इजी सटाइटी है, इवनिंग एग्रावेशन है, ड्राइनेस है और राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो भी लाइकोपोडियम सोच सकते हैं। अगर साइड नहीं मिलती है लेकिन इवनिंग एग्रावेशन, हॉट, थर्स्टलेस और राइट साइडेड स्लीप और हिस्ट्री ऑफ रिनल स्टोन देखने को मिला तो भी हम लाइकोपोडियम सोच सकते हैं। बात क्लियर हो रहा है? क्लियर? लाइकोपोडियम अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाता हुआ देखने को मिले, हैमरिंग टाइप ऑफ द पेन देखने को मिले। अब रिंगवर्म में हमें हैमरिंग टाइप ऑफ पेन नहीं मिलेगा, रिंगवर्म में इचिंग ही ज्यादातर मिलता है, लेकिन अगर दूसरी कोई कंप्लेन है तो उनमें हैमरिंग टाइप ऑफ पेन भी देखने को मिल सकता है। थिक वाटरी व्हाइट डिस्चार्ज देखने को मिले, सन एग्रावेशन, हॉट, थर्स्टी, लेफ्ट साइड और बैक ऑन स्लीप, सॉल्ट, बिटर एंड फिश डिजायर, मैप्ड टंग। रिंगवर्म
रिंगवॉर्म पेशेंट लेके आया है। काफी सारे लोगों का ऐसा प्रश्न है कि डॉक्टर साहब गांव में जाते हैं तो क्या करना है, तो ये करना है, रिंगवॉर्म लेके आया, उसकी टंग देख ली, मैप्ड टंग है, और पूछा कब बढ़ जाता है, डॉक्टर साहब धूप में जाता हूं ना तो बहुत खुजान आती है। अब आपको कुछ पूछने की जरूरत महसूस हो रही है? हाँ जी, नेट्रम म्यूट। बात समझ में आ रही है? तो गांव में इस तरीके से भी प्रैक्टिस की जा सकती है। आपके पास बंदा आया है, 20-22 साल का बंदा है, लेकिन उसके बाल एकदम ग्रे हो चुके हैं। पेशेंट बोलता है कि मेरे को पहले पथरी भी हो चुका है। वो रिंगवॉर्म लेके आया है और आप देखें कि वहां पे उसका फ्रेंड भी साथ में आया है। आप पूछेंगे क्या अच्छा लगता है, तो उसका फ्रेंड बोलेगा सर ये चाय तो इतनी गर्म पीता है ना कि बात जाने दीजिए, मैं अभी एक घूंट लगाता हूं ये तो पूरा कप खाली कर देता है। अब कुछ पूछने की जरूरत महसूस होगी? हम लाइकोपोडियम सीधा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हमें हमारी आंखें को उस तरीके से डेवलप करना है कि हम पेशेंट के अंदर अपनी मेडिसिन को देख पाए। बात समझ में आ रही है? हमें बहुत कुछ क्यों पूछना पड़ता है? क्योंकि हम क्लियर नहीं है, हमारा विजन क्लियर नहीं है कि वो पेशेंट के अंदर हम मेडिसिन को देख पाए। उसी तरीके से अगर लेफ्ट साइडेड से शुरू होता है, ब्लूइश और पर्पल कलर देखने को मिलता है, डिस्चार्ज अमीलोरेट देखने को मिलता है, नाइट एग्रावेशन है, टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन है, हॉट थर्स्टी, स्लीप राइट साइड और एब्डोमेन ऑन, स्पाइसी डिजायर, मेनोपॉज आफ्टर और टॉकेटिव देखने को मिले तो वहां पे लेकेसिस सोचा जा सकता है। एक 52 साल की महिला आती है, मेनोपॉज के बाद रिंगवॉर्म हुआ है, लेफ्ट साइडेड रिंगवॉर्म है, हॉट पेशेंट है, क्या सोचेंगे? लेकेसिस। ठीक है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपने रिंगवॉर्म देखा तो आपको डार्क पर्पल कलर का रिंगवॉर्म देखने को मिल रहा है, और आप पूछेंगे कि कब बढ़ जाता है, तो मैं ये बोलेंगे कि मासिक माहवारी आने की हो उससे पहले खुजान बहुत आती है, लेकिन जैसे ही मेंसिस आ जाता है ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हॉट पेशेंट है। अब कुछ पूछने की जरूरत है? हम लेकेसिस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? LSMC 4 सिम्टम लेने हैं, लेकिन इनके बेस के ऊपर सीधा मेडिसिन जाता है और सिमिलिमम जाता है। इतने में किसी को कुछ समझ ना आया हो तो पूछिए। आपको बहुत सारी हिंट्स दे दी कि आप ऑब्जर्वेशनल सिम्टम, एग्जांपल के तौर के ऊपर बाल्डनेस है, ग्रेइंग ऑफ हेयर है, पेशेंट को फेस पे या नेक पे वाट्स है, वो देख के भी कंकोमिटेंट बना सकते हैं। आप टंग देख के भी कंकोमिटेंट बना सकते हैं। आप मेनोपॉज लिखा हुआ है, मतलब वो पेशेंट किस एज में आया है, एज को देख के भी कंकोमिटेंट बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये हर एक मेडिसिन में अलग अलग सिम्टम इसीलिए लिखा है। अब वो काम आपका है कि हर मेडिसिन की टंग, हर मेडिसिन के ऑब्जर्वेशनल सिम्टम, हर मेडिसिन की स्पेसिफिक एज के ऊपर की अफिनिटी वो मटीरिया मेडिका में से फाइंड करके ले आए। इतना समझ में आ गया? ये 4 दवाइयां क्लियर हुई। नेक्स्ट, उसी तरीके से अगर रिंगवॉर्म है, लेफ्ट से शुरू होकर राइट जा रहा है, रिंगवॉर्म में से ब्लेंड थिक डिस्चार्ज मिल रहा है, या तो रिंगवॉर्म में डिस्चार्ज नहीं है लेकिन पेशेंट बोलता है कि मुझे ल्यूकोरिया थिक येलो व्हाइट आ रहा है, वंडरिंग टाइप ऑफ पेन है, हॉट है, थसलेस है, बैक ऑन स्लिप मिल रहा है, तो हम वहां पे पल्सेटिला प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। अगर जूसी थिंग डिजायर, ब्रेड एग्रावेशन और प्यूबर्टी की कंप्लेंट है और रिंगवॉर्म देखने को मिलता है, तब भी हम पल्सेटिला प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। अगर पेशेंट बोलता है कि ये जैसे ही मुझे है ना, मैं ओपन एयर में जाता हूँ, खुले में जाता हूँ ना तो खुजान कम हो जाती है, लेकिन बंद रूम में बहुत खुजाने लगता हूँ, प्यूबर्टी की एज है और जूसी फ्रूट डिजायर, बैक ऑन स्लीप देखने को मिलता है, तब भी हम पल्सेटिला प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हमें ब्रेड के बाद कॉन्स्टिपेशन बहुत हो जाता है, पानी बहुत कम पीता हूँ, हॉट हूँ और लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड की तरफ रिंगवॉर्म जा रहा है, तब भी हम पल्सेटिला सोच सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? अब पल्सेटिला भूली जाएगी। ये 4-5 सिम्टम ही है, लेकिन इन 5 सिम्टम के ऊपर 5000 बार पल्सेटिला प्रिस्क्राइब की हुई है और हमें कभी निराश नहीं होना पड़ा है। ये बोनी कुशन साहब का विजडम है। क्लियर? काफी सारे लोगों को जुड़ना है, लेकिन
कैपेसिटी 101 लोगों का ही है और उतने हो गए हैं, इसीलिए लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। मीटिंग इज ओपन फॉर ऑल ही है। इसीलिए कहे थे कि 8 से पहले ज्वाइन हो जाइएगा। उसी तरीके से रिंगवर्म है, लेकिन रिंगवर्म में कोई साइड अफिनिटी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन पेशेंट बोल रहा है कि सर मुझे पीसीओडी का भी तकलीफ है और उसमें राइट साइडेड सिस्ट ज्यादा है या बड़ी है, लेफ्ट साइडेड कम है। पेशेंट को रिंगवर्म में बहुत बर्निंग हो रही है, वो भाग बहुत सूज भी गया है, हॉट पेशेंट है और थर्स्टलेस है। तो क्या सोचेंगे? एपिस मेलिफिका सोचा जा सकता है। मिल्क डिजायर, सॉर डिजायर, हॉट पेशेंट है, थर्स्टलेस है और रिंगवर्म है, तब भी एपिस मेलिफिका सोचा जा सकता है। लेकिन हॉट फूड डिजायर, राइट साइडेड रिंगवर्म, हॉट एंड थर्स्टलेस अगर ऐसा देखने को मिले तो लाइकोपोडियम भी सोच सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। काफी सारे स्टूडेंट हमें पूछते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है। 4 सिम्टम पे ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है, आइदर लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कंकोमिटेंट। इन 4 के अलावा कोई 5वां सिम्टम ही नहीं है कि जिसके ऊपर हम डिफरेंशिएट कर पाए। लेकिन ऐसे डिफरेंशिएट करना है और जरूरी नहीं है हर बार हर सिम्टम हर पेशेंट में मिले, टोटालिटी मिलनी चाहिए बस। उसी तरीके से ग्रीन कलर का डिस्चार्ज देखने को मिले या तो डैम्प वेदर एग्रावेशन मिले। हमारे पास अभी एक हमारे मित्र हैं, वो बोले डॉक्टर साहब हम बहुत अच्छा था, लेकिन परसों बीच पे घूमने गए और उसके बाद बहुत खुजान बढ़ गई है और मुझे पहले से ही तेल घी तो पसंद ही नहीं है, हॉट पेशेंट है। तो वहां पे नेट्रम सल्फ भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, डैम्प वेदर एग्रावेशन। उसी तरीके से अगर थोड़ा बारिश वाला मौसम है और उसमें दिक्कतें बढ़ जाती हैं, तब भी नेट्रम सल्फ सोचा जा सकता है। राइट साइडेड कंप्लेंट, लेफ्ट साइडेड स्लीप एग्रावेशन देखने को मिले, मतलब डॉक्टर साहब लेफ्ट साइडेड स्लीप कंफर्टेबल नहीं है, तो भी नेट्रम सल्फ सोचा जा सकता है। कोल्ड ड्रिंक डिजायर, राइट साइड से कंप्लेंट शुरू होकर लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है, खुजान बहुत हो रही है, लेकिन आइसक्रीम डिजायर, योगर्ट डिजायर, दही खाने का बहुत मन होता है, श्रीखंड खाने का बहुत मन होता है, मट्ठा खाने का बहुत मन होता है या कोल्ड ड्रिंक का बहुत मन होता है, तो वहां पे हम नेट्रम सल्फ सोच सकते हैं। अगर पेशेंट चिली है तो राइट साइडेड कंप्लेंट, रिंगवर्म, कोल्ड ड्रिंक डिजायर, चिली पेशेंट। वेरी गुड, वहां पे फॉस्फोरस सोचा जाता है। तो जब जब फॉस्फोरस लाइक सिम्टम मिले लेकिन थर्मल मैच नहीं हो रहा है, तो हम नेट्रम सल्फ सोच सकते हैं। बात क्लियर हुई? लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ रिंगवर्म जा रहा है, उसके साथ लाउड इरेक्टेशन का भी कंकोमिटेंट के तौर के कंप्लेंट है, टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन है, स्वीट डिजायर, स्वीट एग्रावेशन, टबैको एग्रावेशन मिल रहा है और रेड टिप्ड टंग है, तो वहां पे आर्जेंटम नाइट्रिकम भी सोचा जा सकता है। यहाँ पे एंटीसिपेशन भी लिखे हैं ताकि मेंटल के कंकोमिटेंट मिले तो वो भी हमें लेना है, ऐसा नहीं है कि मेंटल नहीं लेना है। बात क्लियर हो रही है? नेक्स्ट, उसी तरीके से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ कंप्लेंट मिले, लंप सेंसेशन मिले, ग्रिपिंग पेन मिले, वाटरी डिस्चार्ज, हॉट, थर्स्टलेस, राइट साइडेड और बैक ऑन स्लीप देखने को मिले, चीज डिजायर मिले, अनडाइजेस्टेबल थिंग डिजायर मिले, ऑनियन डिजायर मिले, स्टिम्युलेंट एवर्जन और एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ और बैड न्यूज। इसको बोलते हैं कॉजिटिव मोडालिटी। अगर एलिमेंट्स फ्रॉम मिलता है ना तो इट इज कॉजेटिव मोडालिटी। हिस्टेरिकल और सिगिंग देखने को मिले। आपने ऑब्जर्वेशन किया कि पेशेंट रिंगवर्म लेके आए हैं लेकिन सिगिंग कर रहे हैं और आपने पूछो वहां पे कोई अगर बीड़ी पी रहा है तो उसको बोल रहे हैं नहीं नहीं तुम दूर जाके बीड़ी पियो, ये मुझे पसंद नहीं है, इससे मुझे तकलीफ हो रही है, और उसको रिंगवर्म है, तो कुछ पूछने की जरूरत महसूस हो रही है। गांव में इस तरीके से भी प्रैक्टिस की जा सकती है। हम कहते हैं कि गांव के लोग बोलते नहीं, या तो देहात में जाते हैं तो हमें सिम्टम नहीं मिलते। देहात में भी सिम्टम मिलते हैं, लेकिन हमें जिस तरीके से अर्जुन को और कुछ नहीं सिर्फ पंछी की आंख दिख रही थी, उसी तरीके से हमें और कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ही दिखने चाहिए और उसकी टोटालिटी बना के प्रिस्क्रिप्शन करना है। कैसी एक सिम्टम के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है कि कोल्ड ड्रिंक डिजायर मिला तो फॉस्फोरस दे दो, नहीं, कभी नहीं।
अगर पूरा टोटालिटी फास्फोरस को सपोर्ट करता है तभी फास्फोरस प्रिस्क्राइब करना है। उसी तरीके से राइट साइडेड ड्राइनेस, स्टिगिंग पेन, हैवीनेस, रूमेटिक कंप्लेंट, रेस्ट एम्यूलरेशन, हॉट, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी, बैक ऑन स्लीप, मिल्क एवर्जन, वार्म ड्रिंक एवर्जन। अगर वार्म ड्रिंक डिजायर मिले, राइट साइडेड कंप्लेंट मिले और हॉट मिले तो वहां पे हम लाइकोपोडियम सोच सकते हैं, लेकिन राइट साइडेड कंप्लेंट, हॉट मिले और वार्म ड्रिंक एवर्जन मिले तो वहां पे ब्रायोनिया सोचना है। बात क्लियर हो रही है? किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाना चाहिए ब्रायोनिया और लाइकोपोडियम के बीच में। उसी तरीके से नेट्रम का लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, थिक पुट्रिड डिस्चार्ज, सन एग्रावेशन, गैस्ट्रिक कंप्लेंट, बोरिंग ऑफ ईयर और नोज अमिलोरेशन, चिली, स्लीप लेफ्ट साइडेड, थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर बट एग्रावेशन, स्लीप विथ ओपन माउथ। अगर हॉट पेशेंट है, राइट साइडेड कंप्लेंट है और स्लीप विथ ओपन माउथ देखने को मिल रहा है तो क्या सोचेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। और लाइकोपोडियम भी सोचा जा सकता है। उसी तरीके से नेट्रम का भी सोच सकते हैं। बात समझ में आ रही है कैसे सोचना है? ये डिफरेंशिएशन है। सिम्टम 4 ही है, LSMC, लेकिन जैसे जैसे सिम्टम बदलेंगे दवाई बदलती जाएगी। क्लियर? इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट, फास्फोरस की तो हमने बात कर ही ली। राइट साइडेड, ब्लीडिंग, बर्निंग, चिली, थर्स्टी, स्लीप राइट साइडेड और बैक ऑन, स्वीट और कोल्ड ड्रिंक डिजायर, सॉल्ट एंड आइसक्रीम डिजायर, ऐसा देखने को मिले तो वहां पे हम फास्फोरस सोच सकते हैं। सेपिया, लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, थिक फॉल, एडेसिव डिस्चार्ज, बियरिंग डाउन सेंसेशन, हैवीनेस, मेंसिस बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर एग्रावेशन देखने को मिले, टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन देखने को मिले, चिली, थर्स्टी, स्लीप लेफ्ट और एब्डोमेन ऑन, सॉर डिजायर एंड सॉल्ट एवर्जन, इनमें से कोई भी 3-4 सिम्टम मिले तो वहां पे हम सेपिया सोच सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मेनोपॉजल लेडी है, रिंगवर्म लेके आती है, लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड की तरफ जाता है और टाइट क्लोथिंग उसको सहन नहीं होता है तो हम क्या सोचेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन हम बिना थर्मल के कैसे लैकेसिस सोच लिए? और कुछ कंफर्मेटरी सिम्टम है, अगर वो पेशेंट चिली मिले तो वहां पे सेपिया भी सोचा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेफ्ट साइड से कंप्लेंट शुरू होकर राइट की ओर जा रही है, टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन है और मेनोपॉजल लेडी है, लेकिन उसमें लेकेसिस और सेपिया दोनों सोचा जाना चाहिए। क्लियर? उसी तरीके से कैलकेरिया का आप कब सोच सकते हैं? तो लेफ्ट साइड डेड कंप्लेंट, पर्स्पिरेशन इजीली, सौर पर्स्पिरेशन, सौर डिस्चार्ज। डॉक्टर साहब रिंगवर्म है ना, वहां से बहुत गंदी खट्टी खट्टी स्मेल आती है। फुल मून एग्रावेशन, बहुत सारे पेशेंट ऐसे सिम्टम देते हैं कि हर बार एकादशी के बाद मेरा है ना रिंगवर्म बढ़ जाता है। चिली, थर्स्टी, लेफ्ट साइडेड स्लीप, एग एंड इनडाइजेस्टेबल थिंग डिजायर, स्वीट डिजायर, फैट, फेयर, फ्लैबी कॉम्प्लेक्शन। फिर से हमने आपको यहाँ पे कंकोमिटेंट में ऑब्जर्वेशनल सिम्टम दिया कि पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वो दिखने में कैसा है, उसके ऊपर से भी हम तो उसके मुताबिक भी हम मेडिसिन सिलेक्शन कर सकते हैं। हर बार फैट, फेयर, फ्लैबी देख के कलकेरिया नहीं दे देना है, लेकिन कलकेरिया काप के लिए टोटालिटी भी मिल रहा है और फेयर, फैट, फ्लैबी मिल रहा है तो कलकेरिया काप देना है। हर बार ग्रेइंग ऑफ हेयर देख के लाइकोपोडियम नहीं देना है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर देख के। या हर बार प्यूबर्टी की तकलीफ हुई तो पल्सेटिला नहीं देना है, या तो हर बार मेनोपॉजल तकलीफ है तो सेपिया या लेकेसिस नहीं देना है। बात समझ में आ रही है? हमारा पूरा कंसंट्रेशन टोटालिटी के ऊपर होना चाहिए, LSMC के ऊपर होना चाहिए। क्लियर? उसी तरीके से लेफ्ट साइड से कंप्लेंट शुरू हुई है, ग्रीजी, ऑयली, पुट्रिड डिस्चार्ज है। हर डिस्चार्ज की बात है, चाहे वो रिंगवर्म का डिस्चार्ज भी मिल सकता है,
चाहे पर्स्पिरेशन भी मिल सकता है, कटिंग पेन, ऑनियन एग्रावेशन। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं सर डुंगली ऑनियन कांदा खाते हैं ना उसके बाद बहुत तकलीफें बढ़ जाती हैं, तो वहां पे हम थूजा सोच सकते हैं। लेकिन हर बार ऑनियन एग्रावेशन मिलता है तो हर बार थूजा नहीं देनी है। ऑनियन एग्रावेशन भी मिला, ऑयली डिस्चार्ज भी मिला, लेफ्ट साइड से राइट साइड का रिंगवर्म भी मिला, चिली भी मिला और पोटैटो डिजायर मिला, इतना मिला, अब थूजा देना है। या तो ऑनियन एग्रावेशन, पोटैटो डिजायर, डिस्चार्ज, एम्यूलोरेशन, चिली, इतना मिला तो भी हम थूजा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। थूजा ऐसी होती है ऐसा नहीं है, इनमें से कोई भी सिम्टम की टोटालिटी अगर थूजा से मिलती है तो थूजा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, भले ही रिंगवर्म राइट साइडेड हो या राइट साइड से शुरू होकर लेफ्ट साइड की तरफ आता हो। क्लियर हो रहा है? हर बार एक ही सिम्टम मिलेगा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसा मिल सकता है। क्लियर और नॉट? एनीवन? स्पीड थोड़ी कम कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटे में हमें व्याख्यान देना होता है और बहुत कुछ आपको बताने का अंदर से इमोशंस हो रहे हैं। ओके, वो पहले से ही हमारा प्रॉब्लम रहा है कोई बात नहीं, धीरा कर रहे हैं, धीरा कर रहे हैं। हाँ हाँ, ओके, हाँ कोई बात नहीं। आप इस व्याख्यान को एक बार नहीं, जब बार 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 देखेंगे ना तब जाके ये उतरेगा, तब जाके प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस में से कंसिस्टेंसी रहेगी, तब जाके हैबिट फॉर्म होगी। वो स्लाइड के ऊपर 10 मिनट देने का यही मतलब था कि उसमें से बहुत कुछ सीखना था। उसी तरीके से हाँ जी, देखते हैं कुछ अगर हमारी टेक्निकल टीम ने रिकॉर्ड किया होगा तो मिल जाएगा। उसी तरीके से आर्सेनिकल, अगर राइट साइड से कंप्लेंट शुरू होकर लेफ्ट साइड की ओर जा रही है, बर्निंग मिल रहा है, रेस्टलेसनेस, हमने आपने देखा कि रिंगवर्म का पेशेंट आया है, उसको राइट साइडेड हैंड के ऊपर या शोल्डर के ऊपर आपको रिंगवर्म दिखाई दे रहा है, या तो आप टीनिया कपाइटिस है लेकिन राइट साइडेड ज्यादा है और पेशेंट कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रहा है। आप पूछेंगे क्या होता है, बोलेगा बर्निंग होता है, और कुछ पूछने की जरूरत महसूस हो रही है? गांव में देहात में इस तरीके से भी प्रिस्क्रिप्शन किए जा सकते हैं और ये हॉनीमैनियन होम्योपैथी है, ये सिमिलिमम ही है। वो पेशेंट बोलेगा कि मैं रेस्टलेस हूं, ऐसा जरूरी नहीं है। हमें उस देखना है कि 10 पेशेंट बैठे हैं लेकिन उसने 5 बार कुर्सी चेंज कर ली है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी तरीके से मिड डे एग्रावेशन देखने को मिला, कैडावरस स्मेल देखने को मिल रही है, या तो बैक ऑन स्लीप या कोल्ड ड्रिंक एवर्जन देखने को मिल रहा है। बच्चे बार बार सवाल करते हैं आर्सेनिक और फास्फोरस में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, दोनों के अंदर हमें राइट साइडेड मिल रहा है और पेशेंट चिली भी मिल रहा है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक डिजायर मिल रहा है तो फास्फोरस की तरफ जाना है, कोल्ड ड्रिंक एवर्जन मिल रहा है तो आर्सेनिक की तरफ जाना है, अगर ब्लीडिंग मिल रहा है तो फास्फोरस की तरफ जाना है, कोरोसिव एक्रिड या कैडावरस मिल रहा है तो आर्सेनिक की तरफ जाना है। क्लियर हो रहा है? डिफरेंशिएशन 4 पॉइंट के ऊपर ही होगा, LSMC, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट। उसी तरीके से कई दफा ऐसा होता है कि अगर पेशेंट बहुत दवाइयां खा के आया है ना तो हम उसको पहले 1 डोज नक्सवामिका दे दें, ऐसा नहीं है। अगर उसके अंदर नक्सवामिका की टोटालिटी मिल रही है तो एलोपैथिक मेडिसिन अब्यूज लेके हम उसके नक्सवामिका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नॉट ओनली एलोपैथिक, कोई भी अगर होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत सारी खा के आया है या और किसी मेथड की मेडिसिन खा के आया है तो भी वहां पे ये इंडिकेशन काम करेगा। लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी मिलता है, टाइट क्लोथिंग एम्यूलोरेशन मिलता है, डॉक्टर साहब खुजान बहुत होती है लेकिन एकदम टाइट कपड़े पहन लेता हूं ना तो मुझे पूरा दिन खुजान नहीं आती है, जैसे घर आके कपड़े बदल के नाइट ड्रेस पहनता हूं ना तो खुजान शुरू हो जाती है।
और बहुत सारी दवाइयां ले चुका हूं, चिली पेशेंट है, स्मोकिंग का हैबिट है, और कुछ पूछने का जरूरत है? आपके सामने 10 बीड़ी पी चुका है। तो यहां पे हम आपको बता रहे हैं कि पेशेंट की आदतों को भी कंकोमिटेंट में लिया जा सकता है, पेशेंट की हैबिट को भी कंकोमिटेंट में लिया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? इरिटेबल है, सीडेंटरी लाइफ है, डिस्चार्ज एमिलोरेशन मिल रहा है और लेफ्ट साइडेड कंप्लेन मिल रहा है, चिली मिल रहा है, तब भी नक्सवोमी का प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसी तरीके से कई दफा देखने को मिलता है कि जब बहुत सारी सप्रेशन किया जाता है ना, तब क्या होता है कि वहां पे पस्ट्यूल्स डेवलप होते हैं, एब्सेस डेवलप होती हैं, राइट साइडेड कंप्लेंट देखने को मिले, सपुरेशन या पस फॉर्मेशन देखने को मिले, ऑफेंसिव डिस्चार्ज, वीकनेस, न्यू मून, फुल मून एग्रावेशन, अनकवरिंग एग्रावेशन जब देखने को मिले, तो वहां पे भी हम सिलिसिया सोच सकते हैं। एग डिजायर मिले, मिल्क एंड वार्म फूड एवर्जन मिले, चिली पेशेंट मिले और पस्ट्यूल्स देखने को मिले, तो वहां पे भी हम सिलिसिया सोच सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कब कब सोचना है? हर बार एब्सेस देख के सिलिसिया नहीं सोचना है। चाहे राइट साइडेड मिले, ऑफेंसिव डिस्चार्ज मिले, वीकनेस मिले, लेकिन रेस्टलेस स्लीप देखने को मिल रहा है, एग डिजायर मिल रहा है, तब भी सिलिसिया सोचा जा सकता है। हमें बच्चे पूछते हैं एग डिजायर, चिली पेशेंट, कल्केरिया और सिलिसिया दोनों में मिल रहा है, डिफरेंशिएट कैसे करें? अगर राइट साइडेड मिल रहा है तो सिलिसिया सोचें, लेफ्ट साइडेड मिल रहा है तो कल्केरिया सोचें। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से अगर रिंगवर्म देखने को मिले लेकिन रॉनेस एंड सोरनेस, रॉनेस एंड सोरनेस का मतलब क्या है कि एकदम वहां चमड़ी ही नहीं है, इतना देखने को मिल रहा है, और तब चिली पेशेंट है, स्वीट एवर्जन देखने को मिल रहा है, तो वहां पे कॉस्टिकम सोचा जा सकता है। स्मोक्ड फूड डिजायर है, राइट साइडेड रिंगवर्म है, चिली पेशेंट है, सॉल्ट डिजायर है, तो वहां पे भी रिंगवर्म सोच सकते हैं। बच्चे पूछते हैं कि कैसे कॉस्टिकम और फास्फोरस में डिफरेंशिएट करना है, तो अगर फेयर लुकिंग हमें देखने को मिले तो हम फास्फोरस की तरफ सोचेंगे, अगर डार्क लुकिंग मिले तो कॉस्टिकम की तरफ सोचना है, अगर स्मोक फूड डिजायर मिले या हॉट फूड डिजायर मिले तो कॉस्टिकम सोचेंगे, कोल्ड फूड डिजायर मिले तो फास्फोरस सोचेंगे, स्वीट डिजायर मिले तो फास्फोरस सोचेंगे, स्वीट एवर्जन मिले तो कॉस्टिकम सोचेंगे। क्लियर? इतना समझ आ गया? नेक्स्ट, उसी तरीके से अगर राइट साइडेड कंप्लेंट देखने को मिले, एचिंग हो, सोर नम पेन हो, मोशन एमिलोरेशन, पेशेंट को टीनिया क्रूरिस है लेकिन आपने ऑब्जर्वेशन किया कि वो कंटिन्यू पैरों का मूवमेंट कर रहा है, पेशेंट को टीनिया क्रूरिस है, मिल्क डिजायर है, पैरों का कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रहा है, तो वहां पे हम रस्टॉक्स भी सोच सकते हैं। यहाँ पे रस्टॉक्स राइट साइडेड दिया हुआ है, लेकिन हमें ज्यादातर साइड अफिनिटी के अंदर लेफ्ट साइडेड ज्यादा केसेस मिले हैं जहां पे हमने रस्टॉक्स प्रिस्क्राइब किया है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार रस्टॉक्स या कालिकाब या फास्फोरस प्रिस्क्राइब करने के लिए वो साइड अफिनिटी कवर होनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन मिल रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, पूरी टोटालिटी जो दे रही है वो हमें देना है। उसी तरीके से कालिकाब है, लेफ्ट साइड से कंप्लेंट शुरू होकर राइट साइड की तरफ जाता है, शार्प स्टिचिंग पेन है, प्रोफ्यूज एक्रिड डिस्चार्ज है, इजी सटाइटी है, चिली पेशेंट है, तो कालिकाब सोचना है। इजी सटाइटी हॉट पेशेंट मिले तो लाइकोपोडियम सोचना है। उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, राइट साइडेड स्लीप, हॉट पेशेंट मिले तो लेकेसिस सोचना है। लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, राइट साइडेड स्लीप, चिली पेशेंट मिले तो कालिकाब सोच सकते हैं। क्लियर हो रहा है किस तरीके से सोचना है? हमें सिर्फ आप तक यही सोच पहुंचानी है। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो इतना कर रहे थे, लेकिन इतना करने के बाद भी डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तब जाके हमारे एक मित्र ने हमें एक बुक गिफ्ट किया, रिंगवर्म एंड इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच बाय डॉक्टर जेसी बर्नेट। हमने वो पूरा बुक पढ़ा, लेकिन बुक पढ़ने के बाद बहुत कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ आया कि बर्नेट साहब ने बेसिलिनम का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया है रिंगवर्म के केसेस के अंदर। और फिर जाके जब हनीमैन साहब के मायाजम पढ़े
तब जाके मालूम हुआ कि इस प्रकार के केसेस में जब हम अटक जाते हैं तो हमें वहां पे इंटरकरंट बोले तो इंटरकरंट या एंटी मायज़मेटिक मेडिसिन का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट, ये कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन है। रिंगवर्म सराउंडेड बाय अनदर रिंग, मतलब कि रिंग उसके अंदर रिंग उसके अंदर रिंग या रिंग के अंदर दूसरी रिंग, ऐसा अगर देखने को मिले तो वहां पे टेलुरियम सोचना है। एप्पल डिजायर मिले, रिंग के अंदर रिंग मिले और चिली पेशेंट देखने को मिले तो हम टेलुरियम सोच सकते हैं। रिंगवर्म के हर पेशेंट के अंदर टेलुरियम नहीं दिया जा सकता, जहां तक हनीमैन के सिद्धांतों की बात है। बात क्लियर हुई? उसी तरीके से आइसोलेटेड पैचेस देखने को मिले। टीनिया कॉर्पोरिस है, पूरे शरीर के ऊपर रिंगवर्म के पैच हैं, लेकिन हर पैच अलग है, एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, अलग अलग पैच हैं। उसके साथ सॉर डिजायर मिले, चिली मिले, लेफ्ट साइडेड मिले या और कुछ इंडिकेशन मिले तो सेपिया सोचा जाना चाहिए। हर बार रिंगवर्म के अंदर सेपिया दिया देना चाहिए, ऐसा हनीमैनियन सिद्धांत नहीं कह रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? उसी तरीके से जब फॉल्ट्स के अंदर, मतलब कि जॉइंट के जहां पे दो स्किन मिल रही हैं, स्किन फॉल्ट के अंदर रिंगवर्म देखने को मिले तो वहां पे सल्फर, लाइकोपोडियम और नेट्रम सोचा जाना चाहिए। लेकिन हर बार फॉल्ट के अंदर ये तीन दवाई देना ऐसा कतई जरूरी नहीं है। पूरा टोटालिटी जिस दवाई का मिले वो देना है। लेकिन अगर बहुत अच्छे रिजल्ट चाह रहे हैं और हमें रिकरेंसी बहुत देखने को मिल रही है, पेशेंट बहुत सारी अलग अलग स्कूल से दवाइयां लेके आया है, तो हमें वहां पे एंटी मायज़मेटिक मेडिसिन के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन शुरू करेंगे। या तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या सिमिलिमम या आप जो भी उसको नाम दें, थेरापुटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसके सिम्टम मिले वो प्रिस्क्राइब करना, उसको सिमिलिमम कहा जाता है। लोग पूछते हैं कौन सा अप्रोच बेस्ट है? सिमिलिमम अप्रोच बेस्ट है। आपको रिंग को अंदर रिंग, रिंग के अंदर रिंग देखने को मिला, चिली पेशेंट देखने को मिला, तो वहां पे हम टेलुरियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल बोलो, थेरापुटिक बोलो, कुछ भी बोलो। रिंग रिंग आइसोलेटेड पैचेस देखने को मिले और उसके साथ अगर मेनोपॉजल लेडी है और सॉर डिजायर है तो वहां पे आपने सेपिया प्रिस्क्राइब किया, वो आप थेरापुटिक बोलो तो थेरापुटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल बोलो तो कॉन्स्टिट्यूशनल, वो वही है। मतलब LSMC, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कंकोमिटेंट, इन चारों के बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है। कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि ये दो मेडिसिन, ये 3 मेडिसिन दे सकते हैं रिंगवर्म में। हनीमैन ने कतई हमें डिसीज देख के प्रिस्क्रिप्शन करने को नहीं बोला है। हनीमैन बोलते हैं एवरी पेशेंट इज इंडिविजुअल, हर व्यक्ति अलग है, तो उसका पूरे का पूरा केस टेकिंग कीजिए, केस रिसीविंग कीजिए, टोटालिटी बनाइए और टोटालिटी जो गाइड करती है वो दवाई हमें देना है। क्लियर हुआ? तो वहां पे हमें एंटी मायज़मेटिक मेडिसिन देनी होती है। तो क्या होता है कि एंटी मायज़मेटिक मेडिसिन एंटीसोरिक भी हो सकती है, एंटी ट्यूबरकुलर भी हो सकती है, एंटी साइकोटिक भी हो सकती है और एंटी सिफिलिटिक भी हो सकती है। जरूरी नहीं है। काफी सारे प्रैक्टिशनर या काफी सारे हमारे मित्र ऐसा बताते हैं कि रिंगवर्म फला मायाजम में से है या वो डिसीज इस मायाजम में से है। कोई डिसीज किस मायाजम में से नहीं होता है। एवरी पर्सन इज इंडिविजुअल। कई बार किसी व्यक्ति का रिंगवर्म सोरिक भी होता है, किसी व्यक्ति का रिंगवर्म सिफिलिटिक भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का रिंगवर्म साइकोटिक भी मिल सकता है, किसी व्यक्ति के अंदर रिंगवर्म ट्यूबरकुलर ओरिजिनेटेड भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? मायाजम कैसे डिसाइड करना है उसके लिए पूरी सीरीज आएगी मायाजम के लिए, वो हम आपको तब बताएंगे। लेकिन अभी का जो एरा है, अभी जो समय चल रहा है, उस समय के अंदर ज्यादातर लोगों के अंदर जिनको रिंगवर्म से जो सफर हो रहे हैं वहां पे ट्यूबरकुलर मायाजम एक्टिव देखने को मिल रहा है। और बर्नेट साहब का और काफी सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा है कि एंटी मायज़मेटिक मेडिसिन के तौर के ऊपर अगर बेसिलिनम प्रिस्क्राइब की जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन हम फिर से आपको बताते हैं, हर पेशेंट में बेसिलिनम देना कतई जरूर नहीं है। जहां पे जरूरी है वहां पे हम एज ए एंटी मायज़मेटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और वो भी अकॉर्डिंग टू मायाजम, एंटीसोरिक, एंटी ट्यूबरकुलर या एंटी सिफिलिटिक या एंटी साइकोटिक हो सकती हैं। लेकिन अगर हमें कुछ पता नहीं है मायाजम के बारे में और हमारे केस ब्लॉक हो रहे हैं
तो हम बर्नेट साहब जैसे विद्वानों का एक्सपीरियंस लेके बेसिलिनम अभी के समय तक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे जाके मायाजम इवॉल्व होगा तो वहां पे बेसिलिनम की जगह और कोई एंटी साइकोटिक मेडिसिन या एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन ज्यादातर प्रिस्क्राइब हो सकती है, लेकिन अभी के एरा में बेसिलिनम से 60-70% केसेस के अंदर आपको एज एंटी माइजमेटिक रिजल्ट मिल सकता है। तो क्लियर हो गया हमें क्या करना है, हमें बेसिलिनम की एक खुराक और उसके बाद जो भी सिमिलिमम आ रही है वो प्रिस्क्राइब करनी है, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। क्लियर? होप आप सबको रिंगवर्म कैसे ट्रीट करना है वो समझ में आ गया होगा कि वो आएगा इतना समझ में आ गया? क्लियर? बोलिए सब लोग, 100 लोग हैं। इसमें किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ कहिए। वो सर बहुत पूरा व्याख्यान लगेगा, वो हम बर्नेट साहब का और दूसरे विद्वानों का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि अभी के समय में बेसिलिनम अच्छा काम दे रही है एज एंटी माइजमेटिक, क्योंकि ज्यादातर लोग ट्यूबरकुलर मायाजम से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति नहीं, हाँ हर केस में रिजल्ट नहीं मिलेगा बेसिलिनम से, हम क्लियर बता रहे हैं। और अगर आप चाहें तो मायाजम का अच्छा नॉलेज लेके आप एंटी माइजमेटिक मेडिसिन हर केस में उस मायाजम के अनुसार प्रिस्क्राइब कीजिएगा, फिर भी 70-80% केसेस में बेसिलिनम ही आता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि विद्वानों का अनुभव है कि बेसिलिनम दिया जा सकता है। और कोई प्रश्न? हाँ जी कहिए। ओके, इट्स मी आप हमें पर्सनल मैसेज कीजिएगा, हम आपको समझाएंगे। सल्फर इज नॉट एंटी सोरी, सल्फर इज नॉट सोरिक मेडिसिन, एवरी मेडिसिन कवर्स ऑल द मायाजम, लेकिन जब आप मायाजम के कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन करना चाहते हैं तो सोरा के बहुत सारे सिम्टम सल्फर में कवर होते हैं, इसीलिए हनीमैन ने बोला था कि इट इज अ ग्रेट एंटीसोरिक मेडिसिन। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे फिशर्स के अंदर, क्रैक्स के अंदर और बहुत सारे सिफिलिटिक केसेस के अंदर सल्फर का प्रिस्क्रिप्शन किया है। सो पहले तो हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि हनीमैन क्या कहना चाहते हैं, हम वो नहीं समझते, हम वो समझ लेते हैं जो हम समझना चाहते हैं। दूसरी बात, पेशेंट जब थर्मल क्लियर नहीं देता है, दो कंडीशन होती हैं, पहला तो हम बिगिनर हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं और पेशेंट को समझा नहीं पाते हैं कि थर्मल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हमें उसको समझाना है कि हमें आपकी तासीर मालूम करनी है कि आपकी तासीर कैसी है, ठंडी वाली है कि गर्म वाली है, आप कैसे पानी से नहाते हैं, पंखा कितने पे रखते हैं, एसी कितने पे चलाते हैं, और फिर भी थर्मल नहीं मिलता है तो थर्मल को छोड़ देना है, दूसरे इंडिकेशन से प्रिस्क्राइब करना है। जरूरी नहीं है हर बार थर्मल लेके ही प्रिस्क्राइब करना, लेकिन हाँ ज्यादातर हम थर्मल लेके प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि हमारे दूसरे सिम्टम हमको कम मिल रहे हैं। गांव में देहात में जाते हैं तो इतना पेशेंट बता पाते हैं। सर जी मायाजमेटिक अप्रोच के लिए पूरा सीरीज लॉन्च करेंगे, अभी तक इतना रखिए कि अभी के समय में अगर मायाजम के बारे में कुछ नहीं मालूम है तो बेसिलिनम दिया जा सकता है 200 या 1 पोटेंसी में। इतना क्लियर हो गया सबको? क्लियर? किसी को कोई प्रश्न है तो कहिए। ओके, तो चलिए अब एग्जाम शुरू। सो नेक्स्ट, नाउ व्हाट होम्योपैथिक फिजिशियन टू डू सॉल्व द केस? बेसिलिनम 200, हाँ जी बेसिलिनम 200 और 1 उसके बाद सिमिलिमम मेडिसिन या तो सिमिलिमम मेडिसिन, और जब जरूर पड़े तब एंटी माइजमेटिक मेडिसिन। हम बेसिलिनम की जगह एंटी माइजमेटिक मेडिसिन कहना खास पसंद करेंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट डे
नेक्स्ट डे एंटीमाइस्मेटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तब उसी दिन दूसरी मेडिसिन नहीं देनी है, क्योंकि मास्टर हमें सिखाते हैं ना सिंगल मेडिसिन सिंगल टाइम। क्लियर? नेक्स्ट केस 1 आपके सामने, बताइए। 45 ईयर ऑफ द फीमेल, स्किन इरप्शन ऑन एब्डोमेन स्पेशली ऑन लेफ्ट साइड, इचिंग, नो बर्निंग सिंस 15 days, मेनोपॉजल लेडी, चिली एंड थ्रोट क्लोथिंग एग्रावेशन। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे लोगों को रिंगवर्म ट्रीट करना आ गया है। नेक्स्ट, सो मेडिसिन प्रिस्क्राइब was Sepia 200 for 15 days and after 15 day पेशेंट को बहुत अच्छा है, 50% बेटर है। क्लियर? सबको सेपिया दिखी? नेक्स्ट केस 2, 29 ईयर ऑफ द ओल्ड फीमेल, रिंगवर्म ऑन बटक्स बोथ साइड सिंस 4 year, itching, scratching until bleed, hard stool, constipation since 4 year, gas acidity, right sided sleep, spicy and non-veg desire, hot patient and anger easily। सबको लाइकोपोडियम दिख रही है? सबको? वेरी गुड। नेक्स्ट, लाइकोपोडियम 200 फॉर 15 days, आफ्टर 15 days नो कॉन्स्टिपेशन, गैस एसिडिटी रिलीव्स, इचिंग एज इट इज, रिंगवर्म एज इट इज, नो न्यू पैच डेवलप। मतलब जनरलिटी इंप्रूव हुई है तो वो हमें साइन दे रही है कि आपका मेडिसिन सही है। लाइकोपोडियम दिखी सबको? नेक्स्ट केस नंबर 3, 24 ईयर ऑफ द फीमेल, नॉन केस ऑफ हाइपोथायरॉइड सिंस 2 year, red round patches on the axilla and inguinal region, itching during perspiration, apply ointment amelioration, sore desire and chilly passion। sore desire, खट्टा desire, chilly, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो यहां पे 2 मेडिसिन आ रही हैं, कैलकेरिया काब एंड सेपिया। हम उनको आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट, मेडिसिन प्रिस्क्राइब वाज सेपिया 200 फॉर 15 days। क्लियर? सेपिया दिखी सबको? सॉर डिजायर, चिली पेशेंट, रिंगवर्म। नेक्स्ट केस नंबर 4, 50 ईयर ऑफ फीमेल, कंप्लेन ऑफ रेड इरप्शन ऑन होल बॉडी, सीवियर इचिंग विथ बर्निंग, एग्रावेशन बाय पर्स्पिरेशन, वेट क्लोथ, हिस्टेक्टोमी बिफोर 4 year, हॉट पेशेंट, स्लीप डिस्टर्ब ड्यू टू इचिंग एंड सॉल्ट डिजायर। सबको दिख रही है नेट्रम्यूर? अब कंफर्म कीजिए, नेट्रम्यूर या सल्फर? नेट्रम्यूर 200। नेक्स्ट नेट्रम्यूर 200 फॉर 15 days, आफ्टर 15 days इरप्शन डिसअपियर्स और इचिंग कम हो रही है धीरे धीरे। दिखी ना सबको नेट्रम्यूर? नेक्स्ट केस 5, 40 ईयर ऑफ मेल, रिंगवर्म, टीनिया क्रूरिस सिंस 6 months, एसिडिटी, गैस, स्पाइसी इरेक्टेशंस, हैवीनेस ऑफ एब्डोमेन, पास्ट हिस्ट्री ऑफ रीनल स्टोन, बर्निंग मिक्सचुरेशन, राइट साइडेड स्लीप एंड हॉट पैशन। वेरी गुड, सबको लाइको दिखी? नेक्स्ट, लाइकोपोडियम 200 OD फॉर 15 days, इरेक्टेशन डिक्रीज, रिंगवर्म डिक्रीज एंड हैवीनेस डिक्रीज। बात समझ में आ रही है? हम सिर्फ रिंगवर्म के लिए दवाई नहीं दे रहे हैं, हम दवाई दे रहे हैं उस पेशेंट को रिस्टोर करने के लिए। उसकी जितनी भी तकलीफें हैं वो सब कम होनी चाहिए।
पेशेंट पहले जैसा होना चाहिए। हाँ जी, ये हमारा इनिशियल डेज का केस है, तब हमने 15 दिन रिपीट किया है। हम आपसे नहीं छुपाएंगे कि हम बोले 1 डोज दो और हमने 15 दिन दिया। हम कबूल कर रहे हैं, हमने 15 दिन दिया। डोज और रिपीटेशन फिजिशियन के कॉन्फिडेंस के ऊपर रहते हैं। अगर फिजिशियन बहुत कॉन्फिडेंट है तो रिपीटेशन कम करना है, अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो रिपीटेशन ज्यादा होगा। क्लियर? नेक्स्ट केस 6, 54 year of the female, tinea cruris since 2 months, itching and burning, acidity after eating non-veg and spicy food, weakness, menopausal age, right-sided sleep, hot patient, fatty, obese and thirsty. Very good, very good. Next, medicine prescribed was Lacasis 30 for 1 month. After 1 month, patient better, no any complaint. Next, case 7, 65 year of the female, ringworm since 1 year, on axilla, inguinal, genital, neck and fold of the breast, burning with itching, spicy desire, left sided sleep and hot passion. क्या बात है, बहुत जल्दी। कौन कहता है कि होम्योपैथ को 4-4 घंटे 3-3 घंटे लगेंगे? यहाँ पे हमारे दोस्तों विद इन सेकंड्स दवाई बताने लग गए हैं। नेक्स्ट, मेडिसिन प्रिस्क्राइब वॉज सल्फर 30। रिसेंट केस नो, अभी तक फॉलोअप नहीं मिला है। नेक्स्ट, 36 year of the male, red eruption on genitals, back, left hand since 7 months, left to right complaint शुरू हुई है। sleep back on, chicken desire, salt desire and chili. Very good. और very good, very good, very good. और रेडनेस होनी चाहिए, चिकन डिजायर मिलना चाहिए, सॉल्ट डिजायर मिलना चाहिए और चिली मिलना चाहिए। तो यहाँ पे चिकन डिजायर को बहुत पावर देके दवाई प्रिस्क्राइब की है। नेक्स्ट, फॉस्फोरस। ये केस आपको दिखाने के लिए ही रखा गया है कि हर बार राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट उसी सिम्टम पे प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है। फॉस्फोरस प्रिस्क्राइब करने के लिए हर बार राइट साइडेड कंप्लेंट मिलना जरूरी नहीं है, हर बार हॉट मिलना जरूरी नहीं है, हर बार कोल्ड ड्रिंक डिजायर मिलना जरूरी नहीं है। हमें जो मिलता है ना उसकी टोटलिटी से फॉस्फोरस निकलना चाहिए। हम जो फॉस्फोरस के लिए चाह रहे हैं वो टोटलिटी नहीं मिलनी चाहिए। समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं, मेडिसिन को अपने माइंड में फिक्स रखते हैं और पेशेंट में वो सिम्टम ढूंढते हैं, तो हम प्रिजुडाइज रहेंगे, हम गलत मेडिसिन ढूंढेंगे। हमें अपना पूरा जितना भी नॉलेज है उसको साइड रख के पेशेंट से इंफॉर्मेशन लेना है, टोटलिटी बनानी है और अब पेशेंट में क्या दिख रहा है ना वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। मतलब कि पेशेंट के सिम्टम हमारी मेडिसिन में मिलने चाहिए, नहीं कि हमें जो सिम्टम चाहिए वो पेशेंट में ढूंढें। बात क्लियर हुई? फॉस्फोरस दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अब चिकन डिजायर, सॉल्ट डिजायर, चिली एंड रेड इरप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, केस 9, 30 year of female, ringworm on lower abdomen and thighs, perspiration on that part, oozing watery discharge since 1 month, sleep on back, sweet desire and chili.
ढूंढिए। वाटरी डिस्चार्ज मिलना चाहिए, स्वीट डिजायर मिलना चाहिए, और चिल्ली भी मिलना चाहिए। चिल्ली भी मिलना चाहिए। चिल्ली भी मिलना चाहिए। वेरी गुड, बहुत नजदीक। मेडिसिन, नेक्स्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब वॉज कैलकेरिया का। अब वापिस जाके कैलकेरिया का स्लाइड देखिए, आपको कैलकेरिया देखने को मिलेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, इसके सिर्फ इतना कर देने से अच्छा नहीं हो जाएगा। पेशेंट को कहना है हेल्दी फूड खाओ, कुछ भी लोकल अप्लाई मत करो, उस पार्ट को क्लीन रखो, अच्छे साफ कपड़े पहनो, और सब कपड़ों को गर्म पानी से धो डालो, और सबसे ज्यादा धीरज धरो, क्योंकि टाइम लगेगा। क्लियर हो गया इतना? होप आप सब लोग रिंगवर्म ट्रीट करेंगे, और घर घर तक, हर घर तक रिंगवर्म के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पहुंचाएंगे। मुझे मालूम है पोटेंसी, रिपीटेशन और बहुत कुछ बाकी है, तो हमारा पूरा व्याख्यान 5 दिनों की सीरीज है, तो वो हम कल के सेशन में, परसों के सेशन में, उसके बाद के सेशन में भी लेंगे। आज तक के लिए हमारा जर्नी इतना था कि हम सिमिलिमम तक पहुंचे। इसमें किसी को न समझ आया हो, कुछ पूछना हो, कुछ प्रश्न हो तो कहिए। ठीक है, इसको हमें, इससे नो डाउट 100% क्योर रेशियो किसी का भी नहीं होता है, लेकिन हनीमैनियन सिद्धांतों को बोनीकुशन सर के द्वारा हम लोगों तक ले जा सकेंगे, हम अच्छे से अच्छा होम्योपैथी करेंगे। और आपके लिए इसीलिए 5 दिनों का सीरीज रखा है, ताकि कल से आपको एविडेंस बेस्ड केसेस मिलेंगे। हमारा तो क्या है ना, बहुत फोटोज वगैरह नहीं होते हैं, टाइम नहीं रहता है, और हमें पीपीटी बनाने में, फोटो डालना, ऐसा सब कुछ टेक्निकल नहीं आता है, तो हमारे पास वो सब कम हो रहता है। लेकिन आपको कल से वैसे केस देखने को मिलेंगे जिसमें बिफोर आफ्टर दिखाया गया हो। इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर जर्नी आगे चलेगी, और हर रोज आपके जो क्वेश्चन है पोटेंसी रिगार्डिंग, रिपीटेशन रिगार्डिंग और सब बहुत कुछ, वो सब हम हर रोज 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट हमारा सेशन रहेगा, बाकी का 40 मिनट, 45 मिनट दूसरे डॉक्टर रहेंगे, उसमें हम ले लेंगे। आपको पूरा वीडियो मिलेगा, इसको बार बार देखिए, बार बार देखिए, और 1000 बार देखिए, तब जाके इसको अप्लाई कर पाएंगे।